दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव की थी, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए की थी और एक मैंने वेरिएबल फोर्स के लिए की थी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको गारंटी है 3 मार्क्स की, चाहे कांस्टेंट फोर्स की आ जाए चाहे वेरिएबल फोर्स की आ जाए, ये आपको 3 मार्क्स की आएगी। दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में, एग्जाम में। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैंने डेरिवेशन करवाई थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एच हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा, इसके बाद मैंने आपको करवाया था स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक स्प्रिंग, इन अ स्प्रिंग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आ सकता है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमने एंड में रिजल्ट डिराइव किया था हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके बाद यही हमने एनर्जी स्प्रिंग की जो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, इसको हमने डिराइव करना था F इज इक्वल टू के एक्स, यानी ग्राफ से करना था डिराइव। लास्ट में रिजल्ट वही आया जो पहले आया था। ये 3 नंबर का आर्टिकल दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं और इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बच्चों किया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ये 3 मार्क्स का आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर में। इसके बाद बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स फिर वही है, प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल होती है और एक स्प्रिंग। यहाँ पर बताया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ये आर्टिकल करवाया था। फिर बताया है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होती है, आगे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होती है, एक ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव थी वो प्रूव किया हुआ ऊपर। यहाँ तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज थी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कल के लेक्चर में हमने किया था, वही रिवाइज करवा रहा हूँ अभी। यहाँ तक फिर हमने किया था स्टेट एंड प्रूव मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या बोला था कि अगर अकेला वर्क कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा तो टोटल एनर्जी जितनी इनिशियल है उतनी एनर्जी फाइनल होगी। इनिशियल एनर्जी कौन सी होती है बच्चों, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, ये हमने कल किया था। इसके बाद बच्चों 3 मार्क्स का ये आर्टिकल आने के पूरे 100% चांस हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से नीचे गिराते हो तो वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, फिर ग्राउंड पर पहुंचता है। तीनों पॉइंट पर अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, वो हमेशा mgh ही होती है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग मैंने आपको प्रूव करवाया था कल के लेक्चर में, ये भी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल भी, राइट। यहां से हमने स्टार्ट करना है आज। पहले तो अगर आपको कोई कल के लेक्चर में यहां तक कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं अगला लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहा हूं। कर ले बच्चे स्टार्ट। सर एक बार Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इलास्टिक स्प्रिंग में बता दो। हाँ बच्चे मैं वो बता देता हूँ। मैंने आपको एक बच्चे ये बताया था कि आपको याद होगा कि अगर मैं, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मैंने एक ब्लॉक जिसका मास m है वो मैंने अटैच कर दिया। ये जब ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ पे पड़ा होगा, हमने स्प्रिंग को खींचा नहीं है, ये नेचुरल लेंथ है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर मैंने इसको मीन पोजीशन से पकड़ के खींच दिया, कौन सी पोजीशन पर ले गया बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया, तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। वो कितनी होती है, F इज इक्वल टू बच्चों kx होती है। अब बच्चों जब यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक एनर्जी होगी, है ना। इलास्टिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो x के पैर में m लिख दो, इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। अभी हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे पकड़ के रखा हुआ है, तो
तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर क्या होगी, 0 होगी। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कम होने लग जाएगी। मैं ऐसे जा रहा हूं इधर को, जब मैं इधर को ये ब्लॉक वापस जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां हो जाएगी, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर यहाँ ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी मैक्सिमम, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी, v मैक्सिमम का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर हमेशा 0 होती है। फिर वो यहाँ तो रुकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर ये इधर को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके यहाँ पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगी। अब क्या होने लगेगा, दोबारा फिर काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। जो ये इस पोजीशन पर कंप्रेस्ड स्टेट पे पहुंचेगा, इसको दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, देखो दोबारा समझो। एक्सट्रीम पोजीशन पर था, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे ये मीन पोजीशन पर पहुंचा, मीन पोजीशन की तरफ चलने लगा, पोटेंशियल कम होने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई। मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल 0 होगी। मीन से फिर दोबारा इधर को कंप्रेस्ड स्टेट में जाने लगा तो पोटेंशियल बढ़ने लगी, काइनेटिक कम होने लगी। और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर मीन और एक्सट्रीम के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बच्चों एक्सट्रीम पर पोटेंशियल होती है, काइनेटिक 0 होती है। मीन पर काइनेटिक होती है और पोटेंशियल 0 होती है। ये क्लियर है ना आपको? मीन और Yes, sir. एक्सट्रीम के बीच में एक पॉइंट होगा, मीन और एक्सट्रीम के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। तो ये बताया है इसने एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक 0, मीन पोटेंशियल मैक्सिमम। ये बताया है इसने मीन पोजीशन पर क्या होती है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। कोई डाउट? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, sir. ओके, अब बच्चों तीसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट मीन और एक्सट्रीम के बीच में, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी भी होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बट टोटल एनर्जी जब हमने खींचा था वो कितनी थी, मैक्सिमम एनर्जी हाफ के एक्स एम का स्क्वायर थी। अब इंटरमीडिएट पॉइंट पर यही एनर्जी काइनेटिक में भी होगी, कुछ पार्ट इसका यूज होगा पोटेंशियल एनर्जी में। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ये क्लियर? नो सर। ओके, अब इसको रीअरेंज करना, यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली है, दोनों को सोल्व कर, इस इक्वेशन को सोल्व करके v की वैल्यू निकाल ली है। फिर इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ग्राफ में ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ऊपर को जो है बच्चे एनर्जी है, ऊपर को ये एनर्जी है। टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी। मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी होती है अकेली, पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। Kinetic. हाँ काइनेटिक होती है, पोटेंशियल 0 होती है। मीन पोजीशन पर ये देखो, ये वाला पॉइंट रेड वाला जो मैं पॉइंट, अभी इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ ये ब्लू वाला पॉइंट, ये ब्लू कलर वाला, यहाँ पर एनर्जी 0 है इसका मतलब। और ये जो रेड वाला पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है मैंने, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ इसको मैं, ये वाला, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पर ये वाला जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, ये किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी ये वाला पॉइंट किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का, और ये वाला पॉइंट किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो, इन 2 पॉइंट्स पे एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर एनर्जी है 0। एनर्जी 0 किसकी होती है बच्चे, ये काइनेटिक एनर्जी की। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूं। यस, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पर। तो ये तीनों पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना दिया और ये तीनों पॉइंट मिलके काइनेटिक एनर्जी का कर्व बना दिया। पैरेट से मैं बना देता हूं काइनेटिक एनर्जी का कर्व। कोई डाउट है तो बच्चों यहां तक आप पूछ सकते हो मुझसे इस आर्टिकल में। देखो अब जो
टाइम आ गया कि आप लोगों ने ज्यादा पढ़ना है और हमने तो बस आपको गाइड करना है, जो आपके डाउट्स हैं वो हमने लेनी है। तो होप कि आप अब ज्यादा मेहनत करो, आपने पूरा साल पढ़ाई की है, अगर आप इस टाइम पर मेहनत कर लोगे, सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्लास 11th का। क्लास 11th में अच्छे स्कोर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके 80-90% आते हैं, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, बाहर वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें आपके 9th 10th 11th 12th 4th क्लास, ये 4 क्लासेस के मार्क्स काउंट होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काउंट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है मार्क्स लेने, तो इसलिए आपने इस पर ध्यान देना है और अपनी क्लास 11th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, राइट। जो जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं वो आप मुझे कह सकते हो, उन्हीं चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, मैंने आपका संडे को एक एग्जाम लेना है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहली फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं आपको वो चैप्टर रिवाइज करवा दूं। इसमें है यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तीसरा है मोशन इन प्लेन, चौथा है ऑसिलेशन वेव, पांचवा है वेव। ठीक है, एक वर्क पर एनर्जी भी हम कर रहे हैं, ये भी डाल देंगे वर्क पर एनर्जी। ये आपके 6 चैप्टर हो गए। ये 6 चैप्टर का टेस्ट मैं आपको संडे का लूंगा, संडे को 6 चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, सभी चैप्टर्स को, इस संडे को, जो कमिंग संडे आ रहा है, राइट बच्चों। तो आगे करते हैं, हमारे पास आर्टिकल है पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का डायमेंशन निकाल सकते हो, वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, टाइम पावर का टाइम का t होता है, तो ये पावर का डायमेंशन होता है। पावर की यूनिट होती है वाट, 1 वाट क्या होगा, वर्क जब कितना हो 1 जूल और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, इसको पावर बोलते हैं। ये तो सिंपल पढ़ने वाला है बच्चों। आगे है टर्म कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? दो बॉडीज का आपस में टकराना फिजिकली, और इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो फिजिकली टकराए, तो अगर उन पर फोर्सेस एक्ट हो तो इसको हम कोलिजन बोलते हैं, एक दूसरे की वजह से। अब कोलिजन बच्चों 3 तरह के होते हैं, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये 3 मेन कोलिजन होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इन तीनों में क्या फर्क होता है? पहले तो एक कंसेप्ट बच्चों याद रखना है, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, याद रखना। इनइलास्टिक के अंदर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। समझ आ रही मेरी बात? तीनों में फर्क क्या है मेनली? दोबारा फिर, इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मेन डिफरेंस तीनों में ये है, इनइलास्टिक में कुछ लॉस होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। एग्जाम्पल, इलास्टिक कोलिजन का मतलब, मान लो एक जो बॉल है, जैसे बिलियार्ड्स बॉल्स होती हैं, जब आपस में टकराती हैं उनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, जितनी हाइट से आप फेंकोगे उतनी हाइट पे वो वापस जाती है, दैट आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में आपने जितनी हाइट से फेंका बॉल, उतनी हाइट तक ना पहुंच करके उससे कम हाइट पे पहुंचे तो वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है बच्चों। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, जो आपने बॉल को फेंका वो ग्राउंड से चिपक गई, वो वापस ही ना आई, स्टिक कर गई ग्राउंड से, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आप जिस पर किसी बॉडी को मतलब फेंकते हो, वो दोनों सरफेस की वेलोसिटी सेम हो जाती है। जैसे एक गिल्ली मिट्टी को आप दीवार पे फेंको, वो चिपक जाएगी, यानी दीवार और गिल्ली मिट्टी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जीरो वेलोसिटी होगी, स्टिक करेगी। अगर बॉडी टकराने के बाद स्टिक कर जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर बच्चों?
तो Yes, sir. इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर एक हेड ऑन कोलिजन भी है, ऑब्लिक कोलिजन भी है। ये आपका हेड ऑन कोलिजन जो है, ऑब्लिक कोलिजन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने ये किया हुआ है हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। बता देता हूं मैं आपको दोनों में फर्क क्या है। जैसे दो बॉडीज है, ये दोनों ऐसे चल रही हैं, इधर को, ये भी इधर को चल रही है, तो इनका लाइन ऑफ मोशन होगा ये वाला लाइन ऑफ मोशन, जो सेंटर से लाइन पास होती है और जिधर को चल रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन। ये लाइन ऑफ मोशन हुआ, राइट। अब लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। लाइन ऑफ कोलिजन, अब जब ये टकराएंगी तो यही लाइन ऑफ कोलिजन होगा जो इसकी लाइन सेंटर से पास हो रही है बॉडी की। यस बच्चों, लाइन ऑफ कोलिजन। अब लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, समझो, एक बॉडी ऊपर है, एक बॉडी थोड़ी सी नीचे है। इसका लाइन ऑफ मोशन बच्चों ये है, इधर को चल रही है। यस, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी। ये इधर को चल रही है, इसका लाइन ऑफ मोशन बच्चों क्या है, ये वाला है लाइन ऑफ मोशन। यहां तक क्लियर इतना? Yes, sir. ओके, जब ये बॉडी यहां पर पहुंच गई, इसके साथ टकरा रही है, अब लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा वो समझना। लाइन ऑफ कोलिजन बच्चे वो वाली लाइन होती है जब जहां पर वो टकराती है उसके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ही टकरा रही थी, कांटेक्ट सरफेस इसका ये बनना था, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये थी। यहां पर ये ऐसे टकरा रही हैं तो इनका कांटेक्ट सरफेस ये है बच्चों, ये वाला। इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस ये वाला, तो ये हो गया लाइन ऑफ कोलिजन। अब देखो, लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन दोनों डिफरेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। समझ आ गया आपको ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर कोलिजन में होना ही होना है। यहां पर प्रूव किया है हाउ मोमेंटम कंजर्व इन कोलिजन। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में आ सकता है आपको। इसके अंदर बच्चों क्या किया हुआ है, हमें कह रहा है कि हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है कोलिजन में। एक बात याद रखना, किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दो बॉडीज की, एक बॉडी जिसका मास m1, एक बॉडी जिसका मास m2। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, सॉरी u1 u2। आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। यस, टकराने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? No, यस, sir. जिस टाइम पे ये टकराएंगे, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, बात समझना ध्यान से। जब ये टकराएंगे, ये 2 वाली फोर्स 1 पर इधर को लगाएगी, उसको बोलेंगे F12। F12 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 वाली फोर्स बॉडी फोर्स लगाएगी 2 पर, उसका नाम है F21। F21 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। अब जब दूसरी वाली ने फर्स्ट पर फोर्स लगाई, तो जो फर्स्ट पर फोर्स लगेगी कितनी, F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका मोमेंटम चेंज होगा, अगर दूसरे ने फर्स्ट पे फोर्स लगाई तो मोमेंटम फर्स्ट का चेंज होगा ऑब्वियसली, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये इक्वेशन क्लियर है बच्चे, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। यस Yes, sir. ओके, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट का कितना आ गया, F12 इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड क्या होगा, यस, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड क्या होगा, अच्छा बच्चे, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है वो हमारे पास, जैसे इलास्टिक कोलिजन हम मानते हैं कि जिसके अंदर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसी को हम परफेक्टली इलास्टिक बोल देंगे। जिसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं।
अच्छा आगे देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू 1 इज इक्वल इनटू डेल्टा टी। यही होगी दो इक्वेशंस। क्लियर है बच्चों ये आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस क्लियर आपको। इसके बाद Yes, sir. इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितनी फोर्स 1 ने 2 पर लगाई उतनी 2 1 पर लगाएगा। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। अब बच्चे F1 मैंने दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस वाले को उठा के इधर ले आए, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा P1। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही तो प्रूव करना था। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। जो मैं आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स लिखवा रहा हूँ वो आप उनको नोट कर लिया करो क्वेश्चन को, और बेटर है कि जितनी भी मैं आपको शीटें भेजूं उसके प्रिंट आप निकाल के आप उसको रिवाइज किया करो उन शीटों को। क्वेश्चन नंबर 16th में बच्चों ये गारंटी है मेरी, आपको 5 मार्क का ये आर्टिकल आना ही आना है, 100% श्योर। ये आर्टिकल 100% श्योर है आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आपने अच्छी तरह इस आर्टिकल को करना है सॉल्व और प्रैक्टिस करनी है। 100% है कि ये आर्टिकल आपको एग्जाम में आएगा। तो करें स्टार्ट। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये दो बॉडीज है, मास m1 u1 m2 u2। ये बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, आफ्टर कोलिजन v2 की वेलोसिटी v1 से ज्यादा है। बच्चे आपको पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना फाइनल मोमेंटम होता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 फर्स्ट बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी का कितना है, m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 M1 v1 V1 m2। plus M2 V2. फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है, m1 u1, ये m1 v1 लेफ्ट हैंड साइड आ गया, m2 u2 राइट हैंड साइड चला गया। m1 टेक आउट कॉमन तो u1 माइनस v1, m2 दोनों में से कॉमन v2 माइनस v1। ये सेकंड इक्वेशन तक सभी को देखना क्लियर है। यस आगे काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में हमेशा कंजर्व होती है, यानी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, सेकंड बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कट गया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड देख लो, आपको क्लियर बच्चों। आगे हमने इसको सॉल्व करना है, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दो। ये क्या हुआ है, सेकंड एंड थर्ड को डिवाइड करने के बाद बच्चों हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इसमें मैंने u1 माइनस u2 कर लिया, v2 माइनस v1 कर दिया। ये u1 माइनस u2 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, यस u1 माइनस u2 क्या होता है, ये क्या था, u2 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की, u1 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की। बच्चों अब ये है डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, ये है डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटीज। इनिशियली u1 u2 से बड़ा था, यानी u1 माइनस u2, फाइनली v2 v1 से बड़ा था तो v2 माइनस v1। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ये एक दूसरे के पास जा रहे थे, जब ये एक दूसरे के पास जा रहे थे, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये दूर जा रहे हैं, इन दोनों की वेलोसिटीज के डिफरेंस को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। पहला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये वाली इक्वेशन को उठाया, यहां पर मैंने v2 की वैल्यू निकाल ली, इस v2 की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली, यहाँ v1 की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली v1 की वैल्यू को पुट कर दो जो निकाल लिया आपने। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v1 की वैल्यू ये आ जाएगी, सिमिलरली v2 की वैल्यू आ जाएगी।
ये फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी की, ये फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की। यहां तक देखो बच्चों, क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके। अब बच्चों इसके स्पेशल केसेस हैं, आपने स्पेशल केसेस करने हैं। स्पेशल केस में मान लो जो दो बॉडी आपस में टकरा रही है उन दोनों का मास सेम है, यानी साइकिल साइकिल से टकरा रहा है या कार कार से टकरा रही है। जब m1 m2 दोनों का मास सेम है बच्चों, तो इसके अंदर पुट कर दो m2 की जगह m और m1 की जगह m, ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, यहां से ये जीरो हो जाएंगे। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी और v2 की वैल्यू आ जाएगी। v1 की फाइनल वैल्यू क्या आ गई u2, v2 की फाइनल वैल्यू क्या आ गई u1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की किसके बराबर आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब ये है वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं, यानी कहने का मतलब अगर टकराने से पहले दो बॉडी का मास सेम है, मान लो इसका मास भी 2 kg है, इसका मास भी 2 kg है, ये चल रही है 5 से और ये चल रही है 10 से, टकराने के बाद कोई बताएगा ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ए की कितनी हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी? एनी स्टूडेंट? टकराने के बाद अगर दोनों का मास सेम है 2 kg है, इनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। फर्स्ट बॉडी की कितनी हो जाएगी? 5। सेकंड बॉडी की टकराने के बाद कितनी हो जाएगी? 10। ये मैंने फर्स्ट आर्टिकल बताया। आपको ये डायरेक्टली पूछ सकता है, प्रूव आफ्टर इलास्टिक कोलिजन both bodies if both bodies having a equal mass, their velocities get interchanged with each other. This is a very important article, क्वेश्चन पेपर में पक्का आ सकता है, 100% श्योर, कोई भी केस पेपर में पूछ सकता है। दूसरा केस है बच्चे इसी में, अगर दूसरी बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो, मैंने तो कहा वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, u2 0 हो, तो v1 क्या हो जाएगी? 0, v2 u1 के बराबर। इसके बाद बच्चों, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, कहने का मतलब एक साइकिल वाला टकरा रहा है, किसके साथ? ट्रक से टकरा रहा है जाके। अगर साइकिल वाला ट्रक से टकराएगा तो फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी के मास से बहुत छोटा हो जाएगा, m1 लेस देन m2। इसको मैं बच्चे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1m2 अपॉन m1। इसको मैं बच्चे ऐसे भी लिख सकता हूं m1 अपॉन m2 लेस देन 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 अपॉन m2 अप्रोक्सीमेटली 0। ये कहानी समझ आई आपको? देखना मैंने क्या लिखा, फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी से बहुत कम है, m1 को मैं नीचे ले गया, तो m2 अपॉन m1 ग्रेटर देन 1, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा? लेस देन 1, तो m1 अपॉन m2 की रेशियो क्या हो जाएगी? 0। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप ट्राई करना, अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों, क्या कहते हैं, ये इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको, ये आप सॉल्व कर लेना। इसका उलट है ये, अगर मैसिव बॉडी स्टेशनरी बॉडी से टकराए, मैसिव बॉडी यानी एक ट्रक किसी साइकिल से जाके टकरा रहा है, तो क्या होगा? तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। हेलो यस सर। ये क्या हो गया था, एक मिनट। यस, स्क्रीन विजिबल बच्चों? हेलो, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, sir. ओके। एक और आर्टिकल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है पेपर। ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो ऊपर वाला था, लेकिन ये आने के चांसेस थोड़े से कम है, 50% चांस है। अगर उसके 100% है, इसके 50% चांसेस है। अगर एग्जामिनर ने एग्जाम टफ डालना है तो ये आर्टिकल डालेगा, अगर इजी डालना है तो ये आर्टिकल डालेगा, लेकिन दोनों में से एक आर्टिकल 100% पक्का है। राइट बच्चों? तो ये आर्टिकल करें अब। ये है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, यानी
हमारे पास हमने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का मतलब बच्चों ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन में अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, ये m1 m2 से टकराई तो ये एक बॉडी m1 वाली इधर चली गई और m2 वाली इधर चली गई। ये एंगल बन रहा है x एक्सिस से θ1 और ये एंगल बन रहा है x एक्सिस से θ2। टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v1 और सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी v2। अब बच्चे ये किसी एंगल पर जा रही है, देखना बच्चों टकराने के बाद किसी एंगल पर इधर को जा रही है फर्स्ट बॉडी, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है θ1। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ गई v1 cos θ1 फाइनल। वर्टिकल के अलोंग कितनी आ गई v1 sin θ1। इसी तरह सेकंड बॉडी टकराने के बाद जा रही है इधर को v2, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है θ2। ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ही। यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके हाँ जी, टकराने के बाद m1 v1 cos θ1 along x axis, m1 v1 sin θ1 along y axis। इसी तरह ये m2 v2 cos θ2 along x axis और m2 v2 sin θ2 along नेगेटिव y axis। अब बच्चों हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन में देखो, तुम्हें पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है, ये आपको सभी को पता है। यस, मुझे मोमेंटम लिखना है अलोंग y एक्सिस और अलोंग x एक्सिस। क्या मुझे आप इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग बता सकते हो? m1 u1 यस, प्लस ये तो रेस्ट पे है m2 इंटू u2 0, तो यही हुआ इज इक्वल टू x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? यस, x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी है? V cos theta. V1 हाँ, cos. v1 तो आ जाएगा m1 v1 cos θ1, वही लिखा है x एक्सिस के अलोंग, और दूसरे की कितनी है m2 v2 cos θ2, ये लिखा हुआ है। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम तो है ही नहीं, वो जीरो है, और फाइनल मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग ऊपर को m1 v1 sin θ1, एक नीचे को m2 v2 sin θ2, माइनस का लिखा है इसलिए क्योंकि ये नीचे को। एनर्जी तो कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में। ये तीनों इक्वेशंस देखना बच्चों, क्लियर होगी आपको तीनों Yes, sir. इक्वेशंस? ओके, अब ये आर्टिकल अगर आएगा 5 नंबर का आएगा आपको पेपर में। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में मानना है अगर θ1 0 हो जाए, θ2 90 हो जाए, बच्चों आपने कुछ नहीं करना, इन इक्वेशंस में पुट करना है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे अगर आप θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करोगे। हेड ऑन कोलिजन में θ2 की वैल्यू को भी जीरो करना है, क्योंकि तुम्हें पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन में एक अगर इधर जा रही है दूसरी इधर जाएगी, अगर एक का एंगल हमने 0 माना दूसरे का एंगल माना 90, लेकिन हेड ऑन कोलिजन दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उसमें θ2 भी 0 होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसके बाद तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मासेस उनके सेम हो जाए, तीन इक्वेशंस बताई थी, तीनों इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट तो काइनेटिक एनर्जी में अगर मास सेम हो जाएगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मास सेम है तो m m m कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों। यस, इसके बाद देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u1 इंटू u1 की u1 से डॉट प्रोडक्ट, ये एक स्पेशल हम आर्टिकल कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि टकराने के बाद दोनों बॉडीज जो जा रही हैं वो एक दूसरे के दूसरे, अगर एक बॉडी इधर जा रही है दूसरी बॉडी इधर जा रही है, दोनों अगर जा रही हैं टकराने के बाद वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसके लिए हम बच्चों एक यहाँ पर आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं। हम ले रहे हैं u1 और u1 की डॉट प्रोडक्ट। u1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ v1 प्लस v2, u1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ v1 प्लस v2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बच्चों। यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से कि u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर 2v1 v2, ये आपको अगर ध्यान से देखोगे u इसके अंदर
ये चीज v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ था, u1 हमने ऊपर प्रूव किया, ये प्रूव किया हुआ ये वाला। तो मैंने v1 v2 की जगह u1 पुट कर दिया, u1 से u1 कट गया, 2v1 v2 इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है? एनी स्टूडेंट? इसका मतलब है v1 एंगल 90। ओ वेरी गुड, v1 परपेंडिकुलर टू v2। ये भी आपने आर्टिकल पूरा कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच की रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसमें ई की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 0 से 1 होगी। अगर हमारे पास क्या होगा बच्चे इसके बाद? यस, अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 0 होगी। दैट्स ऑल। ये मैंने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं बच्चों। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में आपको 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आ सकता है। अब बॉडी, लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, व्हिच वन हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर? इस आर्टिकल को कर लेना, इस क्वेश्चन को। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत, वैसे तो जो मैंने इस शीट के अंदर क्वेश्चन रखे हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने करने हैं। इसके अंदर लाइक जैसे ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल सेम है। अगर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व दी हुई है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व दी हुई है, इस fx का एरिया निकाल लो तो आपका वर्क डन आ जाएगा। यानी इस कर्व का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लो टोटल इसका, यानी ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एरिया, ये ट्रेपीजियम का एरिया, ये ट्रेपीजियम का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, सभी के एरिया प्लस कर लोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद ये वैसे तो न्यूमेरिकल तो हमने बच्चों बहुत प्रैक्टिस की हुई है, वो आप खुद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा? ये बच्चों आप ट्राई करना, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। और इसके बाद ये वाला, अगर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 100% श्योर वाले न्यूमेरिकल है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300% तो मोमेंटम में क्या चीज चेंज होगी? ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने करवाए हुए हैं कॉपी के अंदर। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो कॉपी में आप पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल 5 मार्क्स का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 5 मार्क का आपको पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तुम्हें याद होगा कि हम किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाते थे तो उसकी लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करते थे, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करते थे, लोएस्ट पॉइंट पर उसकी टेंशन बताते थे, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी टेंशन बताते थे। आपको याद है बच्चों किसी को ये आर्टिकल? यस, ये आर्टिकल है पूरा, एक आर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, तो आपने इसको